है। मैं ग्राम पंचायत रुगमोली में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ ग्राम पंचायत रुगमोली के प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं। कल एक खबर वायरल हुई थी जिसमें ग्राम पंचायत में दर्जनों व्यक्ति को बीमार बताया गया था। उसी के संबंध में हम प्रधान प्रतिनिधि से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह चौहान। आपके ग्राम पंचायत में जो है दर्जनों ग्रामीण बताए गए हैं जो बीमार हैं, संक्रमित हैं। क्या है पूरा मामला? नहीं, कोई ऐसा मरीज नहीं है हमारे यहाँ। 10-12 दर्जनों के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो खबर जो है जो क्षेत्र में चर्चा में है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लापरवाही कर रही है, आपके गांव में नहीं गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी 4-5 दिन पहले वहाँ टीम 2 बार गई थी, वैक्सीन वगैरह भी लगी। कोई मरीज ही नहीं है तो क्या करें। अभी वर्तमान में कोई आपके यहाँ संक्रमित है, कोई बीमार है? ऐसा कोई व्यक्ति। एक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के और मामला है, जो आपके गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र था जो संचालित हो रहा था, वर्तमान में बंद हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहेंगे, ऐसा गांव है, हॉस्पिटल की योग्य गांव है, उसमें हॉस्पिटल बनाया जाए, दोबारा उसे चालू किया जाए। हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह चौहान। आप जो है ग्राम पंचायत रुगमोली के निवासी हैं। आपके गांव में एक खबर वायरल हो रही है कि यहाँ दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बीमार हैं। क्या आपकी संज्ञान में ऐसा कोई मामला है, कोई ग्रामीण बीमार है? नहीं, ऐसे कोई खबर नहीं है। अगर खबर निकली है तो वैसे मेरे गांव में जैसा कोई संक्रमित नहीं है। 4-5 दिन पहले वैक्सीनेशन भी हुआ है और उससे पहले लगभग 80 लोगों की जांच भी हुई थी, उसमें कोई संक्रमित नहीं निकला। और फिलहाल अभी तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई खबर निकली है तो उसका हम खंडन करते हैं। ऐसी कोई गांव में ऐसे कोई मरीज नहीं है, फिर जिससे कोई ऊपर कोई बात है तो वो हम खंडन कर रहे हैं। ऐसे गांव में कोई मरीज नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि प्रधान जी भी ये कह रहे हैं और ग्रामीण भी यही कह रहे हैं कि इस गांव में कोई भी संक्रमित नहीं है। जो खबर है वो पूरी तरीके से एक अफवाह है। इसी खबर के संबंध में हमारे साथ स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक जितेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये डॉक्टर साहब, एक मामला जो है वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि रुगमोली गांव में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बीमार हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लापरवाही कर रही है, वहाँ नहीं पहुंची है। क्या है सर पूरा मामला? इसमें कल एक न्यूज में ट्वीट हुआ है भारत न्यूज पे कि अस्पताल बंद है सालों से। तो उसमें पूरा प्रकरण ये है कि सन 1994 में ये गांव की रुगमोली गांव की बिल्डिंग प्राइवेट है और यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल चला था वो खेड़ा देवी दास के नाम पे यूनिवर्सिटी आई थी। तो वो सरकारी बिल्डिंग थी नहीं खेड़ा देवी दास की। 2009 तक के लिए वो हॉस्पिटल रुगमोली में चला। 2009 में वो बिल्डिंग तैयार हो गई है खेड़ा देवी दास में यूनिवर्सिटी। फिर वो अस्पताल और पूरा सामान हिंगोट खेड़ा में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद वो बिल्डिंग वहाँ पे यूनिवर्सिटी चल रही है खेड़ा देवी दास में। कल जो ट्वीट आया है उसमें ये है कि दर्जनों की संख्या में बीमार। अभी 24 तारीख को वहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन टीम भेज के करवाया गया। उससे 2 दिन पहले करीब 88 लोगों की जांच भी करवाई गई है। 12 लोग पॉजिटिव निकले थे काफी पहले रुगमोली गांव में। वो आज की डेट में ये गांव पूरी तरह कोरोना फ्री हो गया है। यहाँ कोई बीमार नहीं है। प्रधान जी से खुद मेरी टेलीफोन पे बात होगी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई भी बीमार नहीं है, पूरा गांव स्वस्थ है। हाँ, वो खबर जो निकली है भारत समाचार पे, वो होके आरक्षी बन गए हैं, किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे उनको आप? देखिए, 168 हमारे यहाँ रिक्रूट आरक्षी थे जिनको इंडोर आउटडोर सभी में ट्रेन किया गया और इसमें हमारे जो नोडल रहे उसकी लाइन ज्ञानेंद्र जी और जो भी ITI PTI की टीम थी, जो हमारे RTI के प्रभारी शर्मा जी, सभी लोगों ने बड़ी लगन और मेहनत के साथ इस टीम को तैयार किया। आज हमारे 168 रिक्रूट जो थे वो आरक्षी के रूप में अब जनपद में उनकी 6 महीने की जो जनपद ट्रेनिंग होती है अब उसके लिए आज से प्रारंभ करेंगे। और मैं इन पूरे रिक्रूट आरक्षियों को और जो भी इनको तैयार किया पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।
और आप जैसा कि आज परेड देखे, निश्चित तौर पे उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज सभी प्रशिक्षु आरक्षी बहुत ही मेहनत के साथ पूरी परेड किए। मैं इसके लिए भी शुभकामना देता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से तन मन से पूरी सेवा करेंगे। प्रदेश के पुलिस बल की तो मान और सम्मान में लगातार अपनी मेहनत से कार्य करेंगे। यही मेरी शुभकामना शख्सियत मिलती है। हमारे मुख्य अतिथि को लेने के लिए मान प्रणाम ग्रहण करने के लिए तैयार को तैयार है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय यशस्वी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर, साथ में आसमानों की तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की। ऐसे परिंदे यहाँ पर तैयार। प्रथम टोली का नेतृत्व करते हुए रिक्रूट आरक्षी ओंकार सिंह, जिनके प्रशिक्षक ITI सरमन सिंह। प्लाटून 2 का नेतृत्व करते हुए अपने अंदर के समस्त सर्वांगीण विकास के उपरांत ये प्रशिक्षु आरक्षी मंच के सामने से गुजरते हुए जोरदार तालियां। प्रथम कमांडर और द्वितीय कमांडर आगे और प्लाटून नंबर 1 का नेतृत्व करते हुए ओंकार सिंह बहुत सुंदर मान प्रणाम ग्रहण करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय। द्वितीय टोली का नेतृत्व करते हुए मोहित कुंतल मंच के सामने से गुजरते हुए बहुत सुंदर। जोरदार तालियां। आपकी तालियां ही इनका संबल है, उत्साह है। प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व करते हुए संदीप शुक्ला बहुत। प्लाटून नंबर 5 का नेतृत्व करते हुए पुष्पेन मंच के सामने से गुजरती हुई ये टोली। प्लाटून नंबर 6 मंच के सामने से गुजरते हुए रिक्रूट आरक्षी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में, विमल तिवारी के कुशल नेतृत्व में प्लाटून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ही पैर पर ठहरोगे मेरे दोस्त, थक जाओगे। पंचकुला से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। आज हम दिखाना चाहते हैं आपको एक मनसा देवी सेक्टर 4 का एक मामला आया है। पत्नी ने फंसाने की कोशिश करी अपने ही पति को, लेकिन फंसाने की ये कोशिश यह करी है कि प्रॉपर्टी के लालच में आके पत्नी ने अपने ही पति को उसकी गाड़ी में और अपने बेटे के साथ मिलके उसकी गाड़ी में नशीला पदार्थ रख दिया गया है, चर्च रख दी गई है। तो उसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें नशीला पदार्थ पड़ा है, जिसके कारण मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर करमवीर, क्राइम ब्रांच सेक्टर 19 पंचकुला के। जब उन्होंने जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि मौके पर पहुंचे, जानकारी के मुताबिक पता चला है कि वो नशीला पदार्थ था। और उन्होंने मौके पर जब इसकी जांच की है, जांच के बाद पता ये चला है कि जो लेडीज़ थी उसी ने उसकी गाड़ी में उसको प्रॉपर्टी के लालच में आके उसको फंसाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर करमवीर सेक्टर 19 ब्रांच का क्या कहना है। हम जानकारी लेते हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में आके पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति को फंसाने की कोशिश करी है। तो ये कहीं ना कहीं मामला ऐसा आते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर आए दिन कार्रवाई करता रहता है। जय हिंद। हाँ जी सर, बताएंगे एक महिला और 2 आरोपी अरेस्ट किए हैं सर, क्या मामला था सर? इसमें
थाना MDC में एक सूचना हमारे एक SP को सूचना मिली थी कि कोई गाड़ी है उसमें कोई संदिग्ध सामान है, जिस पर उस SP ने SHO साहब को फ़ोन किया था, SHO MDC को फ़ोन किया था। SHO MDC ने जैसे गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें एक पैकेट मिल गया था जिसमें चर्स थी। जो चर्स को जो आरोप जो उसके ड्राइवर से पूछताछ की गई गाड़ी के, उसने बताया मेरी गाड़ी में पता नहीं कितने व्यक्ति मेरे जो हमें भी उसमें संदिग्ध लगा। उसके बाद में तफ्तीश समझ में लाएगी। जो तफ्तीश में सामने आया ये सामान इसका नहीं है, इसको तो इसकी घरवाली ने और इसके बेटे ने इस गाड़ी में प्लान कराया गया है ताकि उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को जो भी घर में लग रहे थे उसको हड़प सके। तो सर तो अभी कोर्ट में पेश किया है, क्या हुआ सर? इनका 3 दिन का रिमांड है। 3 दिन के रिमांड में पूछताछ की जाएगी आगे कहाँ से सामान ले जाते हैं और कौन कौन नहीं। तो इसमें सर कौन कौन गिरफ्तार किया गया सर? इसमें एक तरुण लड़का है जो इसका जोरा सिंह का लड़का है और एक उसकी घरवाली है, वो 2 इसमें गिरफ्तार किए गए। नमस्कार, मैं कुलदीप सैनी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम सेक्टर 6 पंचकुला में पहुँचे। आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सेक्टर 6 में आज बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा ने जो गलत टिप्पणी करने के अनुसार हमारी मायावती के खिलाफ जो गलत टिप्पणियाँ किया उसके बारे में आज संदीप वाल्मीकि जी ने DGP हरियाणा को एक कंप्लेंट एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके बावजूद DGP साहब को उन्होंने कहा कि इनकी जो बनती कार्रवाई की जाए और उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है और आश्वासन देके DGP साहब ने आश्वासन दे दिया है कि जो भी बनती कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं उनसे कि क्या मामला है। दिल्ली से एक्स मिनिस्टर और अभी हम लोग पंचकुला DGP ऑफिस में जो रणदीप हुड्डा ने हमारी समाज की सम्मानित महिला मायावती जी के खिलाफ जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है और उस पर कार्रवाई के लिए आज हमने एक कंप्लेंट फाइल की है, DGP साहब को दिया है। और अगर इस पर कार्रवाई ये लोग जल्दी नहीं करते हैं तो इस तरह की भद्र टिप्पणियाँ कभी मुनमुन दत्ता बोलती है, कभी युविका चौधरी बोलती है, कभी युवराज सिंह बोलता है, तो ये लोग बार बार हमारे समाज का टेम्पर क्या चेक करना चाहते हैं समझ में नहीं आता। हम लोग 85% इस देश का निर्माण में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनली बाप हैं, लेकिन ये लोग बाबा साहब का अपमान करने में भी पीछे नहीं रहते। और एक महिला के लिए इतने अभद्र जो जोक का इसने इस्तेमाल किया है, मैं कहता हूँ इस आदमी को तो आजीवन कारावास होना चाहिए। और ऐसे ऐसे जो भी लोग समाज में घूम रहे हैं, जो है सामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संविधान के खिलाफ इस देश में कोई षड्यंत्र RSS का या भाजपा का या कांग्रेस का मिली-जुली है कि इनकी रणनीति है कि इन लोगों को अपमानित करो बार बार, इनके जाति से, इनके पैसे से या किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी करो। देखो ये लोग चाहते क्या। आज की जो कंप्लेंट दी है DGP को, क्या उसमें आपने मांग उठाई? देखिए उसमें हमने ये कहा कि तुरंत प्रभाव से इस पर FIR हो और गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत सारे मुकदमे दर्ज कराए हैं ऐसे, मैं पेशे से वकील भी हूँ पहले से, तो ये लोग जानबूझ के जनरल कैटेगरी के लोगों को छोड़ते हैं और उनको या तो रिश्वत खा के छोड़ते हैं या कोई सामाजिक इन्फ्लुएंस से किसी भी तरीके से ये लोग एफिलेटेड हो गए इनसे और इनको छोड़ते हैं ताकि ये लोग समाज में गंद फैलाएं। तो इस तरह की जो गंदी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है।
अंकल जी आप सबको नमस्कार। चलो मैं ये आप नमस्कार, मैं कुलदीप चानी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम सेक्टर मैं उमेश गुप्ता, महाराजगंज जनपद से। आपको बता दें कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के भारी तबाही के बाद अब गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जनपद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों से महाराजगंज जनपद के सभी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि इस भारी बारिश में आम जनमानस के जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। सभी लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। देखा जाए तो चाहे गांव हो या शहर हो, खेत हो या खलिहान, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था और अनुमान लगाया था कि अगले 2 से 3 दिनों तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो सकते हैं। और कहीं न कहीं मौसम विभाग का जो अनुमान था वो सही साबित हो रहा है। लगातार पिछले दिनों से गोरखपुर मंडल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। चारों तरफ जल जमाव का ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम ने अपना रुख बदला है, इससे साफ जाहिर होता है कि फ़िलहाल आगे 1-2 दिन तक इस बारिश से किसी भी तरह की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और महाराजगंज, यास तूफान का महाराजगंज में बम्पर असर। पिछले दिनों से भारी बारिश। आपको बता दें कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के भारी तबाही के बाद अब गोरखपुर मंडल के महाराजगंज जनपद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जनपद के सभी हिस्सों में साथ ही साथ गोरखपुर मंडल में भीषण बारिश का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस बारिश ने आम जनमानस के जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। सभी लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। देखा जाए तो चाहे गांव हो या शहर, खेत हो या खलिहान, चारों तरफ पानी ही नज़र आ रहा है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था और अनुमान लगाया था कि अगले 2 से 3 दिनों तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो सकते हैं। और कहीं न कहीं मौसम विभाग का असर है कि लगातार पिछले दिनों से गोरखपुर मंडल के कई जिलों में भारी बारिश हो रहा है। चारों तरफ जल जमाव का ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जिस आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़, मैं उमेश गुप्ता, महाराजगंज ज़िले से। आपको बता दें कि सिसवा कस्बे के 3 भाई जो कोरोना के सेकेंड फेज में संक्रमित के लिए बड़े मददगार बनकर उभरे हैं। आपको बता दें कि तीनों भाइयों द्वारा कोरोना संक्रमितों के निजी एम्बुलेंस सेवा से अस्पताल पहुंचाने, जगह जगह निःशुल्क पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करने, ऑक्सीजन मुहैया कराने व कस्बों को सैनिटाइजर करने, साथ साथ लोगों में मास्क वितरित कर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग अब 3 भाइयों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने की तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सरकार निरंतर महामारी से निजात पाने के लिए हर कदम उठा रही है। ऐसे में कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीनी स्तर पर कोरोना योद्धा की अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों की सीख लेने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज ज़िले के सिसवा के बीजापार में रहने वाले 3 सगे भाई पंकज तिवारी, नीरज तिवारी व धीरज तिवारी की। ये तीनों सगे भाई कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हो रही मौतों को देखकर तीनों भाई ने कोरोना संक्रमितों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। आइए जानते हैं इनसे इन्होंने किस तरह से लोगों की मदद की है और आगे किस तरह का। मैं खुद ही भुक्तभोगी हूँ। कोरोना से मैं
निकल पाया, बच पाया। तो उसके बाद मुझे खुद भी एहसास हुआ कि ये पिछली बार की महामारी की तरह से ये नहीं है, इस बार महामारी ये बहुत बड़ी है, लोगों की जान जा रही है। तो इसके लिए हमने पहले ऑक्सीजन की सुविधा के लिए कंसंट्रेटर, गैस सिलेंडर्स वगैरह इन सब की सुविधा से पहुंचवाया कि जो ज़रूरतमंद है उनके पास पहुंच सके, दवाओं और जो भी ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हो सकती है जो दिया गया। सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या थी ऑक्सीजन और बेड्स वगैरह को लेकर के, तो हॉस्पिटल में जो बेड्स मिल सके वो बेड हमने प्रोवाइड कराए लोगों को, चाहे वो महाराजगंज हो चाहे गोरखपुर हो, उनसे संपर्क करके जिस तरह की सुविधा हो सकती है हमने प्रदान करने की कोशिश की है। एक महामारी कोरोना के दूसरे वेव में थोड़ी असुविधा तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी वासी हैं सबके साथ ये देखने को मिल रहा है। सभी लोग थोड़ा हताश व परेशान हैं। इसको लेके हम लोगों ने, तीनों लोगों ने एक बार सबके पास जिनको भी ऑक्सीजन लेवल जिसका कम हो रहा है उसके पास कंसंट्रेटर अवेलेबल कराना या ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराना या जिन भी आवश्यकता जो उनको मरीज़ को पड़ रही है उनको हम लोग तत्काल अपने वाहन से उनके पास उपलब्ध करा रहे, जिससे कि तत्काल में उनका किसी भी प्रकार से जान बचाया जा सके। ऐसे में उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी पूरा जिम्मेदारी हम लोग अपने ऊपर लेकर पूरा एक साथ कर रहे हैं, ताकि वो उनका हॉस्पिटल तक वो पहुंच जाए, सही समय से उनका इलाज हो जाए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। कितने लोगों का मरीज आपने ठीक किया? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अब तक 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनका सीधे जीवन बचाने का पूरा अब तक हम लोगों ने प्रयास किया और वो लोग आज बचे भी। संचालक RPIC स्कूल सिसवा बाजार। देखिए, तत्काल के समय में कोरोना महामारी से सभी लोग बहुत परेशान हैं और अभी तो धीरे धीरे कुछ स्थिति सामान्य होने की स्थिति में है, लेकिन पिछले 20-25 दिन में समाज में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है लोगों को। मुख्य रूप से ऑक्सीजन की असुविधा, ऑक्सीजन के कारण लोगों को दिक्कतें हुई और दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, जिसका हम पिछले 20-25 दिनों से पूरी तरह से लगे हुए हैं। कहीं भी लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, घर घर ऑक्सीजन पहुंचवाना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से भी लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा दिलाना, यहाँ तक कि जो दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है उस दवाओं की भी अवेलेबिलिटी कराना और लोगों के सहयोग में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। मैं 1 हफ्ते के पहले से मैं बीमार हूँ। मैं अब तिवारी लोग को तीनों भाइयों को पता चला, तीनों भाई आए, मुझे मिल के इलाज कराए, दवा ववा कराए। मैं इस समय ठीक हूँ, इस समय मैं ठीक हूँ, घर पे हूँ। तीनों भाई जुड़ के मुझे इलाज बढ़िया से करा दिए, दवा ववा करा दिए, मैं ठीक। कहाँ की रहने वाली है? सिसवा के रहने वाली हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। मैं उमेश गुप्ता, महाराजगंज जिले से। आपको बता दें कि सिसवा कस्बे के 3 भाई जो कोरोना के सेकंड फेज में संक्रमित के लिए बड़े मददगार बनकर उभरे हैं। आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। मैं उमेश गुप्ता। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां मानव तस्करी की खबर आ रही है। आपको बता दें कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पर नेपाल से बुलाई गई 3 लड़कियों को 3 माह से बंधक बनाकर रखा गया था। एक ही कमरे में तीनों को डरा धमकाकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। जबरदस्ती ऑर्केस्ट्रा में काम करने को मजबूर किया जा रहा था और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इस बात की खबर पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता को हुई। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। स्पेशल टीम ने 3 लड़कियों को बताए गए ठिकाने पर गुगली थाना क्षेत्र के नंदना टोला स्थित घर में दबिश दी, जहां से तीनों लड़कियों को मंगलवार की देर रात सकुशल मुक्त कराते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों की पहचान नंदना टोला निवासी इमरान और शमसुल हक के रूप में हुई। पुलिस दोनों से पूछताछ कर इनके गिरोह में शामिल अन्य की तलाश में दबिश दे रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता। तो क्या मामला है? ये मानव तस्करी का एक मामला प्रकाश में आया है। नेपाल की 3 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम करने और नृत्य आदि करने के नाम पर लाया गया। उनको 3 महीने से कमरे में रखा गया बंद करके, और जब उन्होंने पैसे आदि मांगे उन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर जब उन्होंने वापस नेपाल जाने की इच्छा जाहिर की तो उनको ज़बरदस्ती यहाँ रोक के रखा गया। उसमें एक लड़की ने कोतवाली पुलिस से संपर्क किया
और उसने पूरी बात बताई। इस पर महिला थाना की थानाध्यक्ष, कोतवाली की टीम, स्वाट की टीम, ASTU जो हम लोगों की यूनिट है, इस सारी टीम ने जाके तीनों लड़कियों की बरामदगी की और 2 अभियुक्त इसमें शमसुल हक और इमरान नाम के जो ये काम करते थे, जो लाए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इन पर सभी धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और इनको जेल भेजा गया है। जो नेपाली लड़कियां हैं, इनके परिवार और गार्जियन से संपर्क करके इनको नेपाल भेजने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। हमको पैसा नहीं दे रहा था और फिर हमने बोला पैसा 1 महीना हो गया था काम किया हुआ, और फिर हमने बोला पैसा नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे। इतना दूर हम पैसे के लिए आए, पैसे नहीं दे रहे तो हम कैसे काम करेंगे। वो बोला फिर, और वो लोग पे बोला पैसा तो हम नहीं देंगे, जहाँ भी जाना है जाओ, जो करना है कर लो, ऐसा बोल दिया। तो फिर हमने सोचा एक ही लास्ट ऑप्शन यही था, इसीलिए हमने SP सर को फ़ोन किया था और फिर हमको वही SP सर ने हमको यहाँ पे रेस्क्यू करके लेके आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। मैं उमेश गुप्ता। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां मानव तस्करी की खबर आ रही है। आपको बता दें कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पर नेपाल से बुलाई गई 3 लड़कियों को 3 माह से देख रहे हैं पब्लिक लाइव।